नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सर बागी बलिया वाले। आइए हम आज आपको समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम के बारे में बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको वर्ग, आयत और समचतुर्भुज के बारे में बताए थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। देखिए, जब हमने आपको वर्ग बताया था तो वहां बताया था कि वर्ग को जब धक्का देते हैं तो समचतुर्भुज बनता था, और वहां से वर्ग का कुछ मैटर ऐसा था जो समचतुर्भुज में मिलता जुलता था। उसी तरह से आपका इसमें आयत हम बताए हैं। तो अगर आयत है, ये आमने सामने की भुजा, इसमें क्या होती है? बराबर होती है। इसको थोड़ा सा हम धक्का लगाएंगे यानी धक्का देंगे, ये आयत है, रेक्टेंगल है, इसको अगर हम धक्का देंगे तो थोड़ा सा तिरछा बन जाएगा। ठीक है, यानी समांतर चतुर्भुज का निर्माण होगा इस तरह से। देखो इस तरह से, ये कौन सा है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, ठीक है। यानी उस पहले वाले वीडियो में आपको हम बताए थे कि वर्ग को अगर धक्का लगाते हैं तो समचतुर्भुज का निर्माण होता है। इसमें आयत को थोड़ा सा हम धक्का देंगे हल्का सा तो समांतर चतुर्भुज का निर्माण होगा। ठीक है, इसका कुछ प्रॉपर्टी इससे मिलता जुलता है ना, कुछ नहीं मिलता है, उसी को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आयत में हम आपको बताए थे कि दोनों आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है और समांतर होती है। ठीक है, उसी तरह से समांतर चतुर्भुज में ये होता है कि आमने सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है? बराबर होती है और समांतर होती है। यानी यहाँ हम रख लिए ए, बी, सी और डी। ठीक है, यानी ए, बी और सी, डी क्या होगा? बराबर होगा और समांतर होगा। तो यहाँ पहला देखिए समांतर चतुर्भुज में कि ए बी बराबर सी डी। ठीक है, या यह कह सकते हैं कि ए डी बराबर क्या हो जाएगा? सी बी। ठीक है, यानी इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला ए डी बराबर सी बी। ठीक है, तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समांतर होती है, यानी ए बी समांतर सी डी। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ए डी समांतर सी बी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बराबर होते हैं आमने सामने की भुजा, और यहाँ पर समांतर होते हैं, समांतर होते हैं। तो पहला कंडीशन आपको ये याद रखना है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में। इसी तरह आयत में भी था। ठीक है, तो आयत हम बता दिए थे आपको। अब समांतर चतुर्भुज यहाँ देखना है, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर और समांतर होती है, ये आपको याद रखना है। दूसरा इसमें पॉइंट आपको याद ये रखना है कि इसके जो विकर्ण होते हैं ना, ये विकर्ण बराबर आपस में नहीं होते हैं। इसलिए बिंदु ओ यानी AC इसका जो विकर्ण इस कोने से यहाँ तक मिलाने वाली जो रेखा है वो विकर्ण है, वो आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आयत में क्या होते हैं? विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन जब ये थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा तो विकर्ण बराबर नहीं होते। यानी समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि AC जो विकर्ण है ना, बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, ये BD जो विकर्ण है ये बराबर क्या होते हैं? नहीं होते हैं, यानी विकर्ण बराबर नहीं होते, नहीं होते। इस वाले पॉइंट को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ध्यान दीजिए, दूसरा भी पॉइंट ध्यान दीजिए। अब तीसरा पॉइंट देखिए। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि इसमें दो कोणों का योग जो होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। ठीक है, 180 अंश का होता है, ये दिमाग में रखिए। यहाँ पर क्या था? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का था, लेकिन इसमें समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि दो कोणों का ये ए और कोण बी का योग 180 डिग्री होता है। यानी कह सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा, जो कि आयत से भिन्न है। ठीक है, उसके बाद ऐसे लिख सकते हैं कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। उसी तरह से लिख सकते हैं कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यानी दो कोणों का योग यहाँ पर क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, और चतुर्भुज में हम बताए थे कि चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज तो है ही है। ठीक है, लेकिन समांतर चतुर्भुज दो कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है।
और आयत में बताए थे कि जो दो कोण, ये प्रत्येक कोण क्या होते हैं 90 डिग्री का होता है आयत में, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट ये है आपका कि जो विकर्ण है ना वो आपस में समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। यानी ये जो समद्विभाजित का मतलब क्या होगा, ये टोटल ये है AC है ना, आपस में देखो ये और ये आपस में समद्विभाजित करते हैं। जो AC विकर्ण है वो आपस में कैसे होंगे, समद्विभाजित होंगे। BD विकर्ण है वो आपस में कैसे होंगे, समद्विभाजित होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पूरा ये 10 है तो 5 ये होगा, 5 ये होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं AO बराबर OC, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो BO बराबर OD। यानी जो विकर्ण होते हैं क्या होते हैं, विकर्ण जो होते हैं समद्विभाजित होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। इस वाले पॉइंट को भी आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो विकर्ण क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं और ये बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम इसमें सूत्र बताएंगे, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का सूत्र देख लीजिए, मेन सूत्र क्या है, ठीक है। चलिए सूत्र याद रहेगा तो आप क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए एक और पॉइंट छूट रहा है, जिसे 5वां पॉइंट एक और है, लिख सकते हैं इसको कि जो आमने सामने की भुजा है ना वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ये कोण A है बराबर कोण C, जो आमने सामने की भुजा होती है ना समांतर चतुर्भुज में, वो बराबर होती है। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोण B है बराबर क्या होता है, कोण D, ठीक है। ये पांचों पॉइंट को आपको ध्यान देना, ठीक है। ये इसका प्रॉपर्टी है समांतर चतुर्भुज का, है ना। पांचों पॉइंट एक बार फिर से देख लीजिए। समांतर चतुर्भुज में इसके जो भुजा होते हैं आपस में बराबर होते हैं और समांतर होते हैं। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तीसरा पॉइंट ये था कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। और चौथा पॉइंट ये था कि इसके विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। और पांचवा पॉइंट ये था कि आमने सामने के जो कोण होते हैं क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए सूत्र, समांतर चतुर्भुज का सूत्र, ये यहीं पे सूत्र देख लीजिए, सूत्र, ठीक है। देखिए सूत्र, सबसे पहले क्षेत्रफल, पहला क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आधार। समांतर चतुर्भुज में आधार ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधार समांतर चतुर्भुज की क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं देता, ठीक है, इनडायरेक्ट रूप में देता है आधार, ठीक है। अब देखिए आधार के बारे में थोड़ा देख लीजिए, कैसे कैसे क्वेश्चन में कहता है किस तरह से आधार हमको बताना होता है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये बी है, मान लो ये बी भुजा है, ये ए है, आमने सामने की भुजा बराबर होगी और समांतर होगी, ठीक है। तो देखो आधार, पहला पॉइंट इस तरह से दिमाग में रखना है, जब भी क्वेश्चन में ये कहे कि दो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी, अगर ये शब्द बोले तो आधार हम बड़ी भुजा लेंगे। जैसे ये भुजा और ये भुजा, ये मान लो ये बड़ी भुजा, ये बड़ी भुजा, ये दोनों भुजाओं की बीच की दूरी कहे तो आधार बड़ी भुजा होगी, ठीक है। यानी बड़ी भुजा की बीच की दूरी कहे, यानी बड़ी भुजा की बीच की दूरी अगर कहे तो आधार किसको लेंगे, बड़ी भुजा को, यानी आधार बड़ी भुजा होगी, ठीक है। इस तरह से अगर कहे कि छोटी भुजा की बीच की दूरी, मान लो ये छोटी भुजा है, इसकी बीच की दूरी कहे तो आधार छोटी भुजा होगी, ठीक है। यानी छोटी भुजा की बीच की दूरी कहे, छोटी भुजा की बीच की दूरी कहे, बीच की दूरी कहे तो आधार अब क्या होगी, छोटी भुजा वाली होगी, छोटी भुजा होगी, ठीक है। यानी जो ए है ये होगी, ठीक है। बड़ी भुजा ये है तो बी ये होगी। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है। देखो क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या होता है ना कि आपको आधार देता नहीं, ये बस बोलता है ये बड़ी भुजा के बीच की दूरी, तो बड़ी भुजा के बीच की दूरी कहे तो बड़ी भुजा ही आधार हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन में कहे कि छोटी भुजा के बीच की दूरी, तो छोटी भुजा ही आधार हो जाएगी, ठीक है। और नहीं तो इस तरह से भी आपको ध्यान देना है, या तो ऐसे आपको ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चन में पूछता है, नहीं तो ऐसे भी आपको ध्यान देना है आधार को। अगर हम जिस भुजा पर लंब डालेंगे, है ना, चाहे लंब होगा, वो भुजा आधार होगी, ठीक है। जैसे इस भुजा पर हमने, ये बड़ी भुजा है, इस भुजा पर यहाँ पर लंब डाल दी, ठीक है। तो ये जिस भुजा पर, इस भुजा पर लंब है ना, तो ये भुजा क्या होगी, आधार होगी। तो जिस भुजा पर लंब डाला जाएगा वो भुजा आपका क्या होगा, आधार होगा। अब देखो इस भुजा पर ही, इस भुजा पर अगर हम लंब डाल देंगे, अब ये भुजा आधार होगी, माने जिस भुजा पर लंब होगा वो भुजा आधार होगी। इस तरह से भी आपको ध्यान में देना है, ठीक है। तो आधार ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो इसमें हम कराएंगे। अब ये बस आपको ध्यान देना है कि डायरेक्ट आधार समांतर चतुर्भुज में नहीं देता है, इसमें या तो कहेगा कि बड़ी भुजा के बीच की दूरी या छोटी भुजा, बड़ी भुजा के बीच की दूरी कहेगा तो बड़ी भुजा आधार होगा, छोटी भुजा के बीच की दूरी कहेगा तो छोटी भुजा आधार होगा, ठीक है। और नहीं तो अगर जिस भुजा पर लंब होगा, ठीक है, वो भुजा आधार होगी। देखो इस भुजा पर हमने लंब यहाँ पर डाला, ठीक है, तो ये अब आधार हो जाएगा। इस भुजा से लेकर के यहाँ पर भुजा पर हम लंब डालेंगे तो अब ये भुजा जो क्या हो जाएगा, आधार होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। तो क्षेत्रफल हो गया। अब दूसरा हमको देखना है क्या, परिमाप। परिमाप, ठीक है, पेरीमीटर, चारों भुजाओं का योग, ठीक है। तो ये भुजा बी है, ये भुजा ए हो जाएगा, आमने सामने की भुजा और समांतर होती है तो सब जोड़ दो। परिमाप यानी ए प्लस बी प्लस बी, सब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a प्लस 2b। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी होगा, ठीक है। यानी परिमाप समांतर चतुर्भुज का क्या होगा, 2a प्लस बी। इसको आपको याद रखना है, ठीक है, 2a प्लस बी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। तीसरा पॉइंट ये है, देखो क्षेत्रफल तो ये हो गया। एक और क्षेत्रफल निकालने का हम बताए थे, जिससे दो भुजा है ना, ये और ये दो भुजा के बीच में अगर कोई थीटा कोण दे दे, है ना, तो उसका क्षेत्रफल अगर निकालना है तो ऐसे निकालेंगे, 1/2 यानी ए भुजा गुणे ये भुजा, ठीक है। इसके बीच में अगर कोण दे ये थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा। ऐसे भी इसका क्षेत्रफल निकलता है, कब, जब इसके बीच का कोण देगा तब, ठीक है। तो 1/2 ए गुणे बी गुणे साइन थीटा, यानी ए भुजा गुणे ए भुजा और साइन थीटा, ठीक है। तो ये भी सूत्र होता है ना, क्षेत्रफल का। तो ये हुआ और ये हुआ, दोनों आपको ध्यान देना है। 3 फार्मूला हुआ। चौथा फार्मूला, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा फार्मूला ये है कि जो इसके विकर्ण होते हैं ना, विकर्ण के वर्गों का योग सभी चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना है। यानी इसके विकर्ण, जैसे ये मान लो इसके विकर्ण ये d1 है, ये क्या है, d2 है, ठीक है। तो यानी दोनों इसके विकर्णों का योग, ये d1 है, d1 का स्क्वायर d2 का स्क्वायर, दोनों विकर्णों का योग सभी चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब कि a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 अगर कॉमन लेंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये दिमाग में रखना है आपको कि समांतर चतुर्भुज में विकर्णों का वर्गों का योग बराबर होता है 2 पोस्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। तो ये जनरली इतना सूत्र है, आपको इसको सूत्र को याद रखना है, ठीक है। अब इसमें के जो क्वेश्चन होते हैं, हम इस क्वेश्चन को बताएंगे, क्वेश्चन आपको देखना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन में ये बोला कि किसी समांतर चतुर्भुज की असमान भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर है। यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तब तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी बताना है, ठीक है। देखिए हम अभी बताए थे, जैसे ये देखो ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये आधार है कितना, मान लो ये आधार है बी। अगर इस पे अगर हम लंब डालेंगे इस तरह से, इस पे अगर लंब डालेंगे तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई,
तो आधार कितना है इसका, ये मान लो ऊंचाई इसका हो जाएगा, मान लो ये h1, तो ये आधार हो जाएगा b गुणे h1। तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, अगर मान लो यहीं पे ये समांतर चतुर्भुज है, इस बार जो लंब है मान लो ये आधार है a, इस पे हम लंब डाल दे रहे हैं यहां से। ठीक है, ये हो गया h2। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो अब आधार क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, यही हम बताए थे, है ना। तो ये आधार हो जाएगा a गुणे h2। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस कंसेप्ट को हम अभी बताए थे। ठीक है, कि जहां जिस पर लंब डाला गया है वो आधार होता है। ठीक है, जिस भुजा पर लंब डाला जाएगा वो आधार हो जाएगा। ठीक है, चाहे क्वेश्चन में ये भी बोला जाएगा कि बड़ी भुजा के बीच की दूरी, तो बड़ी भुजा आधार हो जाएगी, छोटी भुजा के बीच की दूरी बोला जाएगा तो छोटी भुजा आधार हो जाएगी। ठीक है, यानी आपको डायरेक्ट आधार नहीं दिया जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में ये दिया था, देखो ये क्वेश्चन था, ये समांतर चतुर्भुज है, तो बड़ी भुजा, एक बड़ी भुजा दिया था 18 और छोटी भुजा दिया था 15। ठीक है, और ये इसकी छोटी भुजा पर इस तरह से एक लंब है। ठीक है, मान लो इसकी ऊंचाई दिया था छोटी भुजा की, कितना है 12। ठीक है, 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दिया था। ठीक है, और तो ये बड़ी भुजा की लंबाई बताना है, चाहे ऊंचाई बताना है, इस पे लंब डाल दिए यानी h2, ये मान लो ये हो गया, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब बताओ अगर हम इसका क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का इसका निकालेंगे तो लिखेंगे ना कि ये आधार गुणे ऊंचाई, यानी लिखेंगे कितना 18 गुणे h2 लिख सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकल गया। अगर दूसरा क्षेत्रफल निकालेंगे तो अब ये, अब यहाँ पर लंब डाला गया है। ठीक है, इस वाले भुजा पर, तो अब ये इसको लेंगे आधार गुणे ऊंचाई, इससे भी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अभी यहाँ बताए थे आपको, तो अब इस बार कितना निकालेंगे, ये इसका आधार हो जाएगा यानी 15 गुणे ऊंचाई इसका दिया है कितना 12। तो ये क्षेत्रफल बराबर ये क्षेत्रफल, दोनों तरीके से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और दोनों जब तरीके से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं तो दोनों हम बराबर कर देंगे, कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में देता है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो h2, ये जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा के बीच की दूरी आपकी निकल जाएगी, क्योंकि बड़ी भुजा ये है, हमको मालूम है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी बड़ी भुजा ये है, छोटी भुजा ये है, बड़ी भुजा की लंबाई पूछा है। दोनों तरीके से ये हम जानते हैं, इसलिए हम दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 से कटाओ, 3 6 18 और 3 5 15। ठीक है, उसके बाद 6 दूनी के 12, h2 बराबर इसमें से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी जो बड़ी भुजा है इसकी बीच की जो दूरी होगी h2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज में याद रखना बस यही कि जिस भुजा पर लंब होता है वही आधार होता है। चाहे जिस बड़ी भुजा की बीच की दूरी कहे तो वो बड़ी भुजा वाली आधार हो जाएगी, छोटी भुजा की बीच की दूरी कहेगा तो छोटी भुजा आधार हो जाएगी। यही आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा आंसर। इसका ऑप्शन कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब कि 10 सेंटीमीटर दिया है। बी आपका जो ऑप्शन है वो क्या है करेक्ट है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये बोला है कि एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दिया है तथा क्षेत्रफल 161 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो इसके आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल हमको मालूम है क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई ये होता है। तो इसका क्षेत्रफल दिया है और ऊंचाई दिया है, बस आधार निकालना है। तो क्षेत्रफल इसका कितना दिया था 161 और आधार निकालना है, और इसकी ऊंचाई कितनी दी है, इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो यहां से आधार निकाल दो, यहां से 7 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो डायरेक्ट 7 से कटा दो। कितनी बार में कटेगा 7 दूनी 14 और 17 की 21, यानी आधार बराबर क्या हो जाएगा 21। आधार का वैल्यू हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन था, बस आपका आधार निकालना था, क्षेत्रफल दिया था, ऊंचाई भी दी थी, यहाँ से बस भाग कर दो, आधार बराबर क्या हो जाएगा 21 नहीं 23, सॉरी 23। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 7 से कटाएंगे तो 23 बार में कटेगा तो 23 हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा है
बी आपका करेक्ट है, जो बी आपका ऑप्शन है कितना हो जाएगा, वो आपका सही हो जाएगा, बी करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से दुगुना है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन ये बोला है जैसे ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये मान लो आधार है, ये यहाँ पर इसकी ऊंचाई है, ये छो, ठीक है, ये बोला है कि जो आधार है ना ऊंचाई से दुगुना है, ये चीज बोला है, जो आधार है ऊंचाई से दुगुना है। ठीक है, हमको मालूम है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है। ठीक है, तो आधार ये है इसके बराबर 2h का बराबर, इसका वैल्यू दे दिया है, क्षेत्रफल इसका समांतर चतुर्भुज का कितना 392, और आधार ये है, आधार बराबर क्या यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि h का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर 2h रखो, क्योंकि 2h बराबर क्या है b है, क्योंकि ये बोला है कि जो आधार है ऊंचाई का दुगुना है। ठीक है, तो 2h रख दिए, ऊंचाई h है तो h यहाँ पर रख दो। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2h स्क्वायर हो जाएगा, 392 बराबर 2h स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कटा दो, कितनी बार में कटेगा, 196 बार में। ठीक है, 196 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर h स्क्वायर है तो यहाँ जाएगा तो रूट हो जाएगा, ये किसका वर्गमूल है 14 का, तो यानी h का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऊंचाई कितनी आ जाएगी इस क्वेश्चन का 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन में क्या दिया है, ए 14 मीटर दिया है, सेंटीमीटर में नहीं दिया है ना, मीटर में दिया है, तो 14 मीटर हो जाएगा इसका आंसर, यानी जो ए ऑप्शन है आपका वो क्या है, वो करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 दिया है। देखो ये समांतर चतुर्भुज है, इनकी भुजाएं 5:4 दिया है, यानी 5x ये दिया है 4x ये दिया है, ले लिए। ठीक है, इनकी भुजाएं 5:4 दिया है तो 5x ये इसको ले लिए, 4x इसको ले लिए। और देखते हैं और क्या क्या दिया है, यदि क्षेत्रफल 1000 यूनिट स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल दिया है 1000, ठीक है, हो तथा बड़ी भुजा पर शीर्ष लंब 20 यूनिट है। देखो बड़ी भुजा कौन सा, ये भुजा है, इसकी ऊंचाई दे दिया है यहाँ से 20 यूनिट, ये दे दिया 20। ठीक है, और एरिया दे दिया है 1000, ये चीज दे दिया है। ठीक है, तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है कब छोटी भुजा पर शीर्ष लंब की लंबाई, यानी छोटी भुजा ये है, यहां से इसकी लंबाई पूछा है, ये यही पूछा है, ये h2 ले लो। ठीक है, इस तरह से। तो अब देखो यहां से अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे इसका तो कैसे लिखेंगे, आधार गुणे ऊंचाई, यानी 5x, ये क्या हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई 20, ये इसके बराबर कर सकते हैं 1000 के, तो 1000 कर दो। ठीक है, इस तरह से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और x का वैल्यू निकाल लेंगे तो इसका मान और इसका मान दोनों का ला सकते हैं। ठीक है, देखो क्षेत्रफल कैसे निकाले, ये आधार है, अगर इसका हम इस तरह से अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे समांतर चतुर्भुज का, तो आधार गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो गया आधार 5x हो गया, ऊंचाई है 20, तो आधार गुणे ऊंचाई क्षेत्रफल निकाल दिए, और क्षेत्रफल बराबर 1000 दिया है तो इसके बराबर कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20 25 100, ये 50 बार में कट जाएगा, और यहाँ से कितना बार में, यानी x बराबर 10 आ जाएगा, x का वैल्यू आ गया 10, इसका मतलब कि ये कितना हो जाएगा भुजा 50 हो जाएगा, ये भुजा 50 होगी, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा, और ये भुजा कितना हो जाएगी, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, ये भुजा 40 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। तो इसका अगर हमको लंबाई निकालना है, ये छोटी भुजा हो गई ना, इसकी छोटी भुजा की अगर ऊंचाई ज्ञात करना है तो इसको भी ऐसे कर लेंगे, अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे आधार गुणे ऊंचाई, तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे 40, ठीक है, गुणे h2, अब बराबर कितना दिया 1000 दिया ही है, इसके बराबर कर देंगे, यहाँ से उसकी ऊंचाई निकल जाएगी।
ठीक है। तो इस तरह से इसका हम क्षेत्रफल निकाल के इसको सॉल्व कर देंगे। ये कट जाएगा, ये कितनी बार में कट जाएगा, 25 बार में, यानी h2 बराबर कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, ये ऊंचाई हो जाएगी 25। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आएगा आंसर 25। तो ऑप्शन कौन दे रहा है इसमें, बी, 25 यूनिट आ रहा है, बी आपका करेक्ट है। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, यहां से एक बार इस तरह से क्षेत्रफल निकाल के इस क्षेत्रफल के बराबर कर दिए, एक बार यहां से क्षेत्रफल निकाले, क्योंकि ये पूछा है कि इस भुजा की ऊंचाई ही बताना है। ठीक है, इस भुजा की क्या बताना है, ऊंचाई बताना है। तो बस आधार गुणे ऊंचाई कर दी, आधार गुणे ऊंचाई 1000 बराबर कर दी, इसका क्षेत्रफल दिया था, इस तरह से इसको भी कर दी, h2 आ गया। ठीक है, 25। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में ये बोला है कि एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं की लंबाई 20 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। देखो एक समांतर चतुर्भुज है ये, इसकी संलग्न भुजा की लंबाई दिया है 20 और 16 दिया है। ठीक है, और इसका और क्या दिया है इसमें, इसकी एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल तथा इसकी सबसे लंबी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई बताना है। इसका एक विकर्ण दे दिया है, ये इस कोने से लेकर इस कोने की लंबाई दे दिया है विकर्ण, ये विकर्ण दे दिया है 24 दे दिया है। ठीक है, तो बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, यानी इस वाले मान लो h है, इस वाले की लंबाई बताना है। ठीक है, ये बड़ी भुजा है, इस पर डाले गए लंब की लंबाई बताना है, यानी क्षेत्रफल बताना है, और बड़ी भुजा पर जो डाला गया है लंब की लंबाई यानी h का वैल्यू बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये ट्रिंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, लेकिन ये त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज नहीं है, क्योंकि संपूर्ण के लिए 90 डिग्री चाहिए। हम बताए थे समांतर चतुर्भुज में कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, यानी असमान त्रिभुज है। असमान त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम बताए थे क्या होता है, a बराबर रूट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ठीक है, s क्या है, अर्ध परिमाप है, यानी भुजाओं का, तीनों भुजाओं का योग का आधा, यही होता है s। ठीक है, ये s ये है, ये हम बताए थे जब त्रिभुज बताए थे। तो ठीक है, तो असमान अगर त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र ये बताए थे। इससे हम क्षेत्रफल निकाल देंगे इस त्रिभुज का, और ये त्रिभुज का निकल जाएगा तो इसका दुगना कर देंगे तो पूरा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले एस का वैल्यू निकालेंगे, एस का वैल्यू निकालेंगे तो तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर देख लो, तो 24 प्लस 16 प्लस 20 बटा में 2, ये इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो 20 44 16 कितना हो जाएगा, 60, 60 में 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, यानी एस का वैल्यू हो जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट रख दो, देखो 30 रख दो, और 30 में से ये भुजा घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 में से 10। ठीक है, 30 में से 20 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर 30 में से कितना घटाएंगे, ये वाली भुजा घटाएंगे 16, तो कितना हो जाएगा, 14, यहाँ पर 14 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 30 है, 30 में से कितना भुजा घटाएंगे, ये 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो 6। ठीक है, इस तरह से इसका वैल्यू आ जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो हमको क्या करना है कि जो कॉमन फैक्टर है उसको बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो देखो इसको एक बार और इसको बढ़ा दो, देखो इसको लिख सकते हैं ये वाला, ये कितना हो जाएगा, देखो 10 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और गुणे 10। ठीक है, तो देखो इसमें 10 10 कॉमन है तो 10 बाहर निकल जाएगा, तो 10 को काट दो। चलो एक बार और इसको भी देख लो, ये कितना हो जाएगा, 2 7 14, और इसको तोड़ देंगे तो कितना होगा, 2 3 6, जो जो कॉमन है उसको, है ना, एक बार बाहर निकल जाएगा। जैसे ये 10 है, ये 10 है। ठीक है, ये दोनों इसमें से कट जाएगा, इसका मतलब कि ये बाहर निकल जाएगा, एक बाहर हो जाएगा, इसका मतलब कि 10 बाहर हो जाएगा। इसमें से दोनों हम काट दिए। फिर देखो इसमें कौन कौन कॉमन है, देखो 3 कॉमन है, ये 3 कॉमन है, तो इसमें से एक 3 बाहर निकल जाएगा, तो 3 3 भी काट दो, यानी एक 3 बाहर निकल गए। ठीक है, अब कोई कॉमन है, देखो 2 2 कॉमन है, तो ये बाहर निकलेगा तो 1 2 आएगा। ठीक है, तो इसको भी काट दो, यानी एक और 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कितना बचा, ओनली 7, तो 7 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो रूट में 7 हो जाएगा, ये रूट में 7 बचेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 3 30, 3 दूनी के 7, यानी 60 रूट में 7। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 60 रूट में 7। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, इस त्रिभुज का
60√7। और इस त्रिभुज के निकालेंगे तो इसको डबल कर दो, इसका मतलब कि दोगुना कर दो तो पूरा का निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 120√7। ये पूरा का क्षेत्रफल निकल गया, पूरा का क्षेत्रफल निकल गया कितना 120√7। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। पहला ये हो गया क्षेत्रफल। अब देखो इस भुजा की क्या पूछा है, ऊंचाई पूछा है, यानी बड़ी भुजा की ऊंचाई पूछा है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई, तो यानी इसको लिख सकते हैं 20 गुणे h। तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये क्षेत्रफल पूरा निकाले तो 120√7, तो इसके बराबर कर दो 120√7। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल बराबर ये क्षेत्रफल कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से इसका भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है, कितनी बार में कट जाएगा 6 बार में। ठीक है, h बराबर कितना आ जाएगा 6√7। ऊंचाई भी निकल गया 6√7। ठीक है, तो क्षेत्रफल 120√7 और ऊंचाई 6√2 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो 2 नहीं, ये 7 है, क्योंकि 2 के बाद ये 7 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 है, तो ये जो पहला ऑप्शन है आपका सही है, करेक्ट। ठीक है, दिया है कि 120√7 कामा 6√7। ठीक है, तो 6√7, क्योंकि ये रूट में है 7 तो यहाँ 7 हो जाएगा, 2 नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज समान आधार पर समांतर रेखाओं के बीच निर्मित है। ठीक है, एक बोला है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज समान आधार पर, देखो एक त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज है, मान लो ये त्रिभुज है, इसका आधार समांतर एक, यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज इस तरह से, यहां से ऐसे ले लो इस तरह से, ये त्रिभुज है, ये समांतर चतुर्भुज है। समान आधार क्या है, आधार दोनों का समान है, आधार समान है। ठीक है, तो क्वेश्चन में और क्या बोला है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें से किसके बराबर होगा, यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसमें से किसके बराबर होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के 1/3 के बराबर होगा, यानी समांतर चतुर्भुज के 1/3 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, आधा होगा। समांतर चतुर्भुज के आधे के बराबर होगा, देखो ये समांतर चतुर्भुज के आधे के बराबर होगा। ये जो बी आपका ऑप्शन है वो क्या है, वो करेक्ट। ठीक है, अभी इसके पहले सवाल बताए थे उसका दूना हम कर दिए थे ना, आधा आधा होके ये 2 त्रिभुज बनेगा, एक ये और एक ये। ठीक है, तो दूना करके हम क्षेत्रफल निकाल लेते, तो ये जो होगा आधे के बराबर होगा। ठीक है, तो जो इसमें बी ऑप्शन है समांतर चतुर्भुज की जो क्षेत्रफल है उसके आधे के बराबर होगा। ठीक है,